फाइनल राजनीति विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया। हम भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि संसद का महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। विधान संबंधी सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के सामने आने चाहिए। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन से अभिप्राय है विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव जिसके पास होने पर विधेयक पेश किया जाता है, अथवा विधेयक का पास किया जाना जो कि पहले ही गजट में प्रकाशित किया जा चुका है। दूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबंधों पर समान रूप से चर्चा की जाती है, और तीसरे वाचन में इस प्रस्ताव की चर्चा होती है कि विधेयक को पास किया जाए। मित्रों, हम एक बार पुनः इसको समझ लें। हम भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संसद का महत्वपूर्ण कार्य ही कानून बनाना है, और जो बिल होता है यानी विधेयक जो होता है वो संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन से अभिप्राय ये है कि विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव यानी सदन में विधेयक को प्रस्तुत किया जाए, इसकी अनुमति लेने का जो प्रस्ताव है वो उसका पहला वाचन है। दूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबंधों पर समान रूप से चर्चा की जाती है, और तीसरे वाचन में इस प्रस्ताव की चर्चा होती है कि विधेयक को पास किया जाए। तो इस तरह से कहने को तो ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन ये बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विधेयक 2 प्रकार के हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। ये जो वर्गीकरण किया गया है इस बात पर आधारित है कि उन्हें किसी मंत्री ने पेश किया है या किसी गैर सरकारी सदस्य ने। यानी जो विधेयक बिल मंत्री प्रस्तुत करता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है, और जो सामान्य सांसद प्रस्तुत करता है वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। अब ये सरकारी विधेयक जो होते हैं, जो मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, ये बिल भी 2 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और साधारण विधेयक। एक धन विधेयक और एक साधारण विधेयक। धन विधेयक के कुछ विशेष पहलू भी होते हैं, इसलिए इनके निर्माण की प्रक्रिया साधारण विधेयकों की निर्माण प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न होती है। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे धन विधेयक की। साधारणतः क्या होता है, आय और खर्च से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी विधेयक में कुछ विषय जो विषय हम आगे अभी पढ़ेंगे, इन विषयों में से कोई अथवा किसी से संबंध रखने वाला उपबंध हो तो वह धन अथवा वित्त विधेयक कहलाएगा। कौन कौन से विषय है, जैसे ऐसा बिल जो किसी टैक्स का आरोपण करे या उत्पादन करे या परिहार करे या परिवर्तन या विनियमन करे, टैक्स से संबंधित। एक ये है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का अथवा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा किए गए अथवा लिए जाने वाले किन्हीं वित्तीय आधारों से संबद्ध विधि का संशोधन। एक ये होता है निम्नलिखित विषय, उनमें से एक ये है भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना, इससे संबंधित कोई बिल हो। बिल यानी विधेयक। भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना, किसी खर्च को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना, भारत की संचित निधि के या भारत के लोक लेखे के लिए धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना, अथवा संघ या राज्य के लेखाओं का लेखा परीक्षण, अथवा अन्य कोई इस तरह का वित्त से संबंधित कोई विधेयक यदि हो तो वो वित्त विधेयक या धन विधेयक कहलाता है। कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक न समझा जाएगा कि वह जुर्माने या अन्य अर्थदंडों के आरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीस की या अभियाचना का उपबंध करता है, तो वो कोई धन विधेयक नहीं कहलाता है।
यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। जब अध्यक्ष किसी विधेयक के बारे में ये निर्णय दे दे कि वह धन विधेयक है, तो वह उस पर एक प्रमाण पत्र देता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा इसे पास किए जाने के बाद ये राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है और राज्यसभा में यह अपेक्षा की जाती है कि विधेयक पास होने के 14 दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों सहित यदि कोई हो तो उस विधेयक की लोकसभा को लौटा दे। सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा इसे रख सकती है। लोकसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक जो है, राज्यसभा में जब ये जाता है तो सिर्फ 14 दिन की अवधि ही विचार के लिए है। इस 14 दिन की अवधि में या तो राज्यसभा को सिफारिश करनी है बिल के साथ, तो वो सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा दे। लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई सभी या किसी सिफारिश को स्वीकार कर सकती है या उन्हें अस्वीकार भी कर सकती है। वो चाहे तो संशोधन या सिफारिश जो वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो वो स्वीकार करे या न करे, लोकसभा का निर्णय है। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई किसी सिफारिश को स्वीकार कर ले, तो राज्यसभा द्वारा जिन संशोधनों की सिफारिश की गई है और जिन्हें लोकसभा ने स्वीकार किया है, उनके सहित उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना मान लिया जाता है। परंतु यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती, तो यह मान लिया जाता है कि संसद के दोनों सदनों ने उस विधेयक को उस रूप में पास किया है जिस रूप में कि लोकसभा ने पूर्व में पास किया था। यानी कोई संशोधन उसमें लोकसभा स्वीकार यदि नहीं करती है तो वो एज इट इज ही क्लियर माना जाएगा, जैसा कि लोकसभा ने उसे पारित किया था, क्लियर किया था। यदि राज्यसभा 14 दिन की निश्चित अवधि में उस विधेयक को नहीं लौटाती है, तब भी यह मान लिया जाता है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। धन विधेयक के पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश भी आवश्यक है। कोई धन विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता। धन विधेयकों के संबंध में मित्रों, राष्ट्रपति के अधिकार भी सीमित है। धन विधेयकों को राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों की भांति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। तो ये धन विधेयक के बारे में विशेष जो बातें थी मैंने आपके साथ में डिस्कस की। अब हम बात करते हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक मंत्रियों अथवा संसद के निजी सदस्यों द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। इन विधेयकों को पारित होने के लिए अलग अलग चरण, अलग अलग स्टेप से गुजरना पड़ता है। वो इस प्रकार है। पहला चरण आता है विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं प्रथम वाचन। जिस दिन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाना हो, उससे लगभग एक सप्ताह पूर्व विधि मंत्रालय से विधेयक की 2 प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होती हैं। किसी विधेयक के प्रभारी सदस्य की प्रार्थना पर अध्यक्ष यह आदेश दे सकता है कि उस विधेयक को गजट में प्रकाशित कर दिया जाए। जो मंत्री कोई विधेयक पूरे स्थापित करना चाहता हो, सदन में स्थापित करना चाहता हो, उसे विधेयक के पूर्व स्थापन के लिए सभा की अनुमति मांगने के प्रस्ताव की लिखित सूचना 7 दिन पूर्व देनी पड़ती है। अर्थात किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व उसे प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी होती है। ये अनुमति 7 दिन पूर्व लेनी होगी। इसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि विधेयक को किस दिन सदन में स्थापित किया जाएगा, रखा जाएगा। बिल के पूरे स्थापन के लिए नियत तिथि को अध्यक्ष प्रभारी मंत्री को बुलाता है और वह विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव रखता है। जब अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता है और प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तब मंत्री द्वारा विधेयक पुरस्थापित किया जाता है, सदन में रखा जाता है। अर्थात पहले प्रस्ताव नहीं रखा जाता, विधेयक नहीं रखा जाता, पहले प्रस्ताव रखा जाता है कि क्या मैं इस विधेयक को प्रस्तुत कर सकता हूँ। उसके बारे में सदन से अनुमति ली जाती है और इस तरह से, और जब वो स्वीकार हो जाता है तो फिर उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष
प्रस्ताव रखने वाले सदस्य और उसका विरोध करने वाले सदस्य का संक्षिप्त भाषण करवा सकता है। मान लीजिए कोई विरोध करता है कि नहीं, ये विधेयक संसद में नहीं रखा जाए, सदन में नहीं प्रस्तुत किया जाए, तो ऐसे में जो बिल रखने वाला मंत्री है उसका और जो उसका विरोध कर रहा है उस माननीय सदस्य का, दोनों का संक्षिप्त भाषण भी सदन में करवाया जा सकता है। परंपरा यह है कि विधेयक के पुनः स्थापित करने का विरोध नहीं किया जाता। इस प्रकार विधेयक का पुनः स्थापन ही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है और उसके बाद उसे सरकारी गजट से प्रकाशित किया जाता है, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है और सदन का अध्यक्ष जो है विधेयक के प्रस्तावक की प्रार्थना पर उस विधेयक को भारतीय गजट में पुनः स्थापना से पहले भी छपवा सकता है। ऐसी स्थिति में पुनः स्थापना की उपयुक्त लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस तरह से ये विधेयक का पहला चरण है जो प्रथम वाचन कहलाता है, विधेयक का प्रस्तुतिकरण, प्रथम वाचन। अब अगली स्टेज आती है द्वितीय वाचन की। जो है किसी विधेयक की सदन में प्रस्तावना हो जाती है, सदन में वो प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उस विधेयक की जो प्रतियां हैं, कॉपीज है, वो सदन के सदस्यों में बांट दी जाती है। सदस्य उसको पढ़ लेते हैं, उसका दूसरा वाचन प्रारंभ हो जाता है। साधारणतः किसी विधेयक की पूर्व स्थापना तथा द्वितीय वाचन के बीच ही 2 दिन का अंतर रहता है, परंतु यदि अध्यक्ष बिल को महत्वपूर्ण समझे तो उस बिल के दूसरे वाचन की तुरंत आज्ञा दे देता है। सामान्यतः 2 दिन का अंतर रखा जाता है प्रथम वाचन और द्वितीय वाचन में, लेकिन यदि बिल बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष को ऐसा लगे, तो वो तुरंत ही प्रथम वाचन के तुरंत ही द्वितीय वाचन की अनुमति दे सकता है। उस समय बिल का प्रस्तावक निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रखता है। कौन कौन से प्रस्तावों में से? एक, विधेयक का तुरंत वाचन किया जाए। दूसरा, विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाए। तीसरा, विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे प्रसारित किया जाए। चौथा, विधेयक को राज्यसभा की सहमति से दोनों सदनों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। अब ये समिति को यदि सौंप दिया जाता है तो समिति उस पर विचार करती है, उसमें कोई संशोधन करना हो, कुछ हटाना हो, कुछ जोड़ना हो, कोई पैराग्राफ, कोई सेंटेंस, कोई शब्द, जो भी है, तो समिति जो है विचार करती है। तो साधारणतः अति आवश्यक सरकारी या विवाद रहित विधेयकों को छोड़कर अन्य विधेयकों पर तत्काल विचार नहीं किया जाता है। तो ये द्वितीय वाचन कहलाता है जब सदस्यों को बिल की कॉपीज बांट दी जाती है और महत्वपूर्ण जो विधेयक होते हैं उन पर प्रथम वाचन के तुरंत बाद द्वितीय वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जो प्रस्तुत करने वाला मंत्री होता है या कोई माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है किसी बिल को, तो वो इन कई प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव रखता है। या तो वो ये प्रस्ताव रखेगा कि विधेयक का तुरंत वाचन किया जाए, या वो प्रस्ताव रखता है कि विधेयक प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए, या उसका प्रस्ताव हो सकता है कि विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे प्रसारित किया जाए, और या उसका प्रस्ताव हो सकता है कि विधेयक को राज्यसभा की सहमति से दोनों सदनों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। अब यदि वो समिति को सौंप दिया जाता है, यदि ये प्रस्ताव आता है कि वो प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, तो एक स्टेज आती है समिति स्तर। यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक पर एक समिति नियुक्त की जाती है। समिति के सदस्यों के नाम प्रस्ताव में ही निश्चित कर दिए जाते हैं। जो बिल प्रस्तुत करने वाला होता है वो अपने प्रस्ताव में ही नाम लिख देता है कि किन किन सदस्यों को समिति में रखा जाए। इस समिति में बिल का प्रस्तावक अवश्य होता है, यानी बिल को प्रस्तुत करने वाला जो मंत्री है या कोई माननीय सदस्य है वो जरूर समिति में होता ताकि वो अपनी बात को रख सके। प्रवर समिति का सभापति सदन के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये समिति क्या है? विधेयक की प्रत्येक धारा का सूक्ष्म दृष्टि से विचार करती है और उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करती है, और जब प्रवर समिति बिल की प्रत्येक धारा पर विचार कर चुकती है तो वह अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करती है और रिपोर्ट पर सभापति के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये समिति जो है इस तरह से प्रत्येक धारा का, अनुच्छेद का, प्रत्येक वो जो प्रस्ताव आया है उसका सूक्ष्म दृष्टि से विचार करती है
आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करती है और इस तरह से फिर वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है सदन में। अब आता है प्रतिवेदन स्तर, रिपोर्टिंग का स्टेज। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे तथा संशोधित बिल को छाप दिया जाता है। पहले वाला बिल जो था उसमें यदि संशोधन हुए हैं तो संशोधनों वाला जो बिल है उसको छाप दिया जाता है और उसकी प्रतियां जो है सदन के सभी सदस्यों को दे दी जाती है। और उसके बाद बिल का जो प्रस्तावक है वो निम्न प्रस्ताव रख सकता है। क्या? या तो वो प्रस्ताव रखेगा प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए हुए बिल पर विचार किया जाए, या वो प्रस्ताव रखेगा समिति के पास बिल को पुनः भेजा जाए, या उसका प्रस्ताव होगा बिल को जनमत के लिए पुनः प्रसारित किया जाए। इन तीनों में से कोई भी एक प्रस्ताव वो कर सकता है। बिल का जो प्रस्तावक है जो बिल को सदन में प्रस्तुत करता है वो कोई मंत्री हो सकता है या कोई माननीय सदस्य हो सकता है, तो वो इन तीनों प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकता है। यदि सदन बिल पर उसी रूप में विचार करना स्वीकार कर लेता है जिस तरह वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में पेश किया गया हो, तो फिर उसकी प्रत्येक धारा पर बहुत सूक्ष्म रूप से सदन में विचार होता है। मान लीजिए प्रवर समिति ने जो संशोधन किया है और संशोधन वाला जो बिल अब सदन में प्रस्तुत हुआ है और माननीय सदस्य जो प्रस्तावक है वो उसे स्वीकार कर लेता है, तो सदन क्या करता है, उस संशोधित रूप में पेश उस बिल की प्रत्येक धारा पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करता है सदन। इस अवस्था में गर्मा गर्म बहस भी होती है और बिल की यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद बिल की जो प्रत्येक धारा है उस पर मतदान लिया जाता है। ये दूसरा स्टेज चल रहा था अभी, समिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर। अब प्रारंभ होता है तृतीय वाचन। धन विधेयक की हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। तृतीय वाचन में यह विधेयक की एक सदन में अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर बहस होती है और भाषा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधन रखे जा सकते हैं। इसके बाद सारे विधेयक पर मतदान होता है। इस अवस्था में विधेयक प्रायः स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तृतीय वाचन, ये तृतीय वाचन यहाँ पूरा होता है, अंतिम अवस्था होती है एक तरह की। ये जो विधेयक होते हैं, बिल होते हैं जो समिति स्तर से गुजर के आते हैं, इनका तृतीय वाचन सदन में जब प्रारंभ होता है तो सामान्य सिद्धांतों पर बहस होती है, भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जाता है और उस पर मतदान होता है। तो मतदान यदि हुआ है उसमें यदि वो क्लियर हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है और क्लियर नहीं होता है तो वहीं पर समाप्त हो जाता है। मान लीजिए वो बहुमत से या विशिष्ट बहुमत से स्वीकृत हो गया है, एक सदन ने पारित कर दिया है तो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी सामान्यतः विधेयक के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय वाचन होते हैं। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकृत कर दिए जाने पर या उसमें ऐसे संशोधन किए जाने पर जो कि प्रथम सदन को स्वीकार्य न हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। मान लीजिए दूसरे सदन में जो बिल गया है उसे एज इट इज़ पारित नहीं किया जा रहा है दूसरे सदन के द्वारा, वो उसमें कुछ संशोधन करना चाहता है और वो संशोधन यदि प्रथम सदन को स्वीकार्य नहीं है तो ऐसे में क्या है, गतिरोध उत्पन्न होगा। तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और ये संयुक्त बैठक में निर्णय जो है बहुमत के आधार पर होता है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इसमें ज़्यादा गुंजाइश यही रहती है कि लोकसभा के सदस्य चूँकि राज्यसभा के सदस्यों से दुगने से भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए निर्णय लोकसभा के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। फिर है राष्ट्रपति की अनुमति। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी अनुमति दे देते हैं या वह अपने संशोधन के सहित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। किंतु यदि संसद उसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति को एक बार हम पुनः समझ लें
जो भी विधेयक दोनों सदनों से यदि पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पहुंच जाता है तो राष्ट्रपति या तो उसे अपनी अनुमति दे देते हैं या कुछ संशोधनों के सहित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं संसद के पास। किंतु संसद को यदि संशोधन स्वीकार नहीं है और उसको वो एज इट इज ही दोबारा उसी प्रक्रिया से विधेयक को पुनः पास कर देती है, दोनों सदन उसे पारित कर देते हैं, तो संसद द्वारा पुनः पारित कर दे जाने पर इस बार राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है और इस तरह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद जो बिल है वो कानून बन जाता है। सामान्यतः ये प्रक्रिया जो है हमने जो देखी है, विधेयक में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, उसके बाद तृतीय वाचन, फिर राष्ट्रपति की अनुमति। अब हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे यहाँ राज्यसभा से प्रारंभ होने वाले विधेयकों पर लोकसभा की प्रक्रिया। मान लीजिए किसी विधेयक को, बिल को राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया गया है, तो जो ही कोई विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है उसकी प्रतियां यथाशीघ्र जो है लोकसभा के सदस्यों को उनकी जानकारी के लिए भी बांट दी जाती है। यदि राज्यसभा में पहले प्रस्तावित हुआ है तो फिर लोकसभा के सदस्यों को उसकी प्रतियां बांट दी जाती है। राज्यसभा में प्रस्तावित किसी विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को लोकसभा के सभापटल पर रखे जाने के बाद किसी भी संबद्ध मंत्री उस पर विचार करने की सूचना दे सकता है। जिस दिन प्रस्ताव कार्य सूची में रखा गया हो उस दिन मंत्री यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक पर विचार किया जाए। उसके बाद विधेयक के सिद्धांत या उसके सामान्य उपबंधों पर चर्चा होती है। विधेयक किसी समिति को सौंपा जा सकता है। संशोधन पर विचार तथा विधेयक के पास करने की प्रक्रिया वही है जो कि लोकसभा में प्रारंभ होने वाले विधेयकों के संबंध में नियमों में दी गई है। यानी वहाँ चर्चा होती है, मतदान होता है, उसके बाद उसे स्वीकृत या अस्वीकृत माना जाता है। और यदि विधेयक को बिना किसी संशोधन के यदि पास कर दिया जाए तो राज्यसभा को संदेश के माध्यम से सूचना दे दी जाती है और यदि संशोधन के सहित विधेयकों को पास किया जाता है तो राज्यसभा से कहा जाता है कि वह संशोधनों से सहमत हो। तो इस तरह से भारतीय संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद का महत्वपूर्ण कार्य ही कानून बनाना है। और संसद जब कानून बनाती है तो उसमें संसद के कानून बनाने में वाचन स्तर आते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है जिसमें एक प्रथम वाचन होता है जो विधेयक को प्रस्तुतिकरण का स्तर भी हम कह सकते हैं। एक द्वितीय वाचन होता है जिसमें उसके बिंदुवार उस पर चर्चा की जाती है और उस समिति को भी सौंपा जा सकता है। एक तृतीय वाचन होता है जिसमें फाइनली भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करके सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा होती है और मतदान के द्वारा इसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है और उस फिर दूसरे सदन में सेम प्रोसीजर अपनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति यदि विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है और यदि वो कुछ संशोधनों सहित पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा देते हैं तो संसद के पास वो बिल आ जाता है वापस। किंतु संसद भी या तो संशोधनों सहित दोबारा उसे पारित कर दे या वो एज इट इज़ संशोधनों को स्वीकार नहीं करना चाहे तो एज इट इज़ उसी सेम प्रक्रिया से, प्रोसेस से यदि वापस उसे पारित कर देती है दोनों सदनों के द्वारा संसद, तो इस बार राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत जो है विधेयक कानून बन जाता है। तो ये भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया। और जैसे कि मैंने आपसे जिक्र भी किया है कि विधेयकों का 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। बिल जो है वो एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। अब ये वर्गीकरण जो है इस आधार पर आधारित है कि उन्हें किसी मंत्री ने पेश किया है या किसी गैर सरकारी सदस्य ने पेश किया है। मंत्री ने पेश किया है तो वो सरकारी विधेयक कहलाएगा और जो दूसरे किसी अन्य सदस्य ने प्रस्तुत किया, संसद सदस्य ने, तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। और सरकारी विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक होते हैं और दूसरे साधारण विधेयक होते हैं। तो इस तरह से भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। धन्यवाद।